इकोनॉमिक्स को काफी जो है वो मतलब पहला चैप्टर लगभग लगभग खत्म होने वाला है। पहला चैप्टर में सारी परिभाषाओं को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और उम्मीद है कि जो लोग पढ़ते आए हैं वो लोग अपना नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है शुरुआती फेज का एक बोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को बिना नोट्स बनाए जो है वो गाड़ी नहीं घुसकेगी, तो इसलिए कृपया नोट्स बनाइए। बिना नोट्स के जो है काम नहीं चलने वाला है। तो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मामला ये निकला था कि अर्थशास्त्र की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है भाई, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने शुरू से ही ये चीज देखते आया कि सब लेखकों ने अलग अलग बात कही, यहां तक कि मैंने भी आप लोगों से कुछ बात करके आपको भड़का दिया था और आप बिदक गए थे। तो यानी अर्थशास्त्र की कोई परफेक्ट परिभाषा है ही नहीं। कोई इसको धन से जोड़ता है, कोई आर्थिक समस्या से जोड़ता है, कोई बेरोजगारी से जोड़ता है। लेकिन हाँ, एडम स्मिथ की परिभाषा अवैज्ञानिक व संकीर्ण है, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना था। एडम स्मिथ को ही क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जन्मदाता कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, अर्थशास्त्र को कहा था कि यह धन का विज्ञान है। और सैद्धांतिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रॉबिन्स की परिभाषा अधिक उपयुक्त है। देखा जाए तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और वैज्ञानिकी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो प्रोफेसर रॉबिन्स थे उनकी परिभाषा जो है ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि उन्होंने इसकी तुलना आवश्यकताओं की वृद्धि और उनकी अधिकतम संतुष्टि पर बल दिया था। एडम स्मिथ ने उसको कहा कि यह अर्थशास्त्र के बीच में केंद्रित धन है। उन्होंने धन से उसको परिभाषित किया। तो अर्थशास्त्र का मेन उद्देश्य धन है, लेकिन सैद्धांतिक और सिद्धांत के तौर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखते हुए रॉबिन्स ने इसकी परिभाषा को और अच्छे तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि आवश्यकताएं, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, उनकी जो वृद्धि है, आवश्यकताओं की जो वृद्धि है, उनकी अधिकतम संतुष्टि पर उन्होंने बल दिया था। इसके विपरीत मार्शल ने कुछ परिभाषा दी थी। तो मार्शल की परिभाषा का क्षेत्र संकुचित तथा सीमित है, वो दायरा थोड़ा हल्का है, कम है दायरा। क्यों? कि उन्होंने कहा था कि यह परिभाषा ने अर्थशास्त्र को कल्याण के अध्ययन से बिल्कुल वंचित कर दिया है। इन सभी परिभाषाओं के मिश्रण से अर्थशास्त्र की एक उचित परिभाषा की रचना करते हैं। क्या इन सभी लोगों की परिभाषाओं से लेखक ने एक परिभाषा की रचना की है? जो लोग पुराना नहीं पढ़े होंगे उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। अभी 3 ही चैप्टर गया है, रिवीजन पढ़ाया जा रहा है। एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा चुका है, ये रिवीजन की क्लास चल रही है। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं पूर्वांचल, हीरालाल वगैरह से, उनसे मेरा निवेदन है कि वो जा करके यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है वीडियो, कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, जाके यूट्यूब पे पढ़ लीजिए तो आप जल्दी से आ जाएंगे, रिकवर हो जाएगा आपका। हम लोगों के साथ में आ जाएंगे, फिर इसको कंटिन्यू हम लोग कर देंगे। तो सैद्धांतिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रॉबिन्स की परिभाषा अधिक उपयुक्त थी। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर एक जो है परिभाषा निकलती है कि एडम स्मिथ की परिभाषा से धन तथा मार्शल की परिभाषा से कल्याण तथा रॉबिन्स की परिभाषा से दुर्लभता और सेकुलेशन की परिभाषा से आर्थिक विकास रूपी धारणाओं को लेकर अर्थशास्त्र को एक सर्वमान्य परिभाषा की रचना इस प्रकार की जाती है। कैसे? कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, आप कहेंगे अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने का या कल्याण बढ़ाने का तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, उत्पादन तथा विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ये याद करने वाली भी चीज है, समझने वाली चीज है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की जो जरूरतें होती हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी संतुष्टि के लिए कार्य किया जाता है, उनके कल्याण को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, उनके द्वारा उपयोग होने वाले जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को, साधनों को कुशलतम और बढ़ाने का कार्य किया जाता है, उत्पादन विनिमय से संबंधित है। तो मानव व्यवहार,
मानव व्यवहार असीमित तथा अनंत आवश्यकताएं। मानव व्यवहार असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है? पूर्ति हेतु कुछ बहुत कम ही साधन है, और साधनों का क्या है? बड़ा ही कम विकल्प है उनका प्रयोग करने का। तो चुनाव की समस्या क्या है? चुनाव की समस्या है आर्थिक विकास व कल्याण। आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, मानव व्यवहार, फिर डैश लगा दीजिए, असीमित तथा अनंत आवश्यकताएं, फिर आगे तीर बढ़ाइए, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधन, फिर आगे तीर बढ़ाइए, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, फिर आगे बढ़ाइए, चुनाव की समस्या, फिर आगे बढ़ाइए, आर्थिक विकास और कल्याण। देखिए आप लोगों ने लिखा भी है, इसमें मैंने डैश नहीं लगाया है, लगा दे रहा हूं। देखिए एक यहाँ पे एक इंसर्ट कर दो, ओ एरो 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 एरो, कहाँ गया यार, कहाँ गया, कहाँ गया? एरो 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 एरो, सीधी एरो कहाँ है यार? अरे हाँ, अरे ये तो बहुत बड़ा एरो बन गया है यार। अरे छोड़ो, तो यहाँ पे ये मैं डैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब एरो है, ठीक है यार। तो देखिए, मानव व्यवहार असीमित तथा अनंत आवश्यकताएं। तो मानव व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार, तथा असीमित तथा अनंत, उसकी असीमित, उसकी सीमा कोई नहीं है, तथा उनकी अनंत अनेक प्रकार की उनकी आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक प्रयोग, वैकल्पिक साधन है। तो चुनाव की समस्या क्या है? आर्थिक विकास व कल्याण, मनुष्य का आर्थिक विकास और कल्याण। आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे प्रोफेसर गुन्नार मेर्डल, प्रोफेसर जैकब वाइनर, प्रोफेसर मॉरिन्स ने अर्थशास्त्र का सही व पर्याप्त परिभाषा के संबंध में वाद विवाद करना बंद कर दिया। उनके विचार अर्थशास्त्र क्या है, इस विषय की परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इस विषय की पूर्ण व सही जानकारी विषय सामग्री के विवेचन से प्राप्त होती है। बताइए, कोई कुछ कह रहा था? कोई बात नहीं, परिभाषाएं हैं, ये सब थोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट आता है, इसमें कुछ समझने वाली चीज आती है कि भाई स्कोप ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर एंड नेचर, अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, विषय सामग्री और इसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति व स्वभाव, अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। और आधुनिक अर्थशास्त्री, जो आज के अर्थशास्त्री हैं, वो तीसरी बात को अनावश्यक समझते हैं। वो कहते हैं तीसरा कुछ है ही नहीं है, बस यही है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति व स्वभाव, और अर्थशास्त्र के अन्य विज्ञानों के संबंध, और कुछ है ही नहीं। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री में अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, परंतु कल्याणवादी अर्थशास्त्री मार्शल ने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण से संबंधित करने के साथ क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री माना है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, विनियम, वितरण तथा राजस्व से संबंधित कल्याण, मटेरियल वेलफेयर में वृद्धि उपायों से जो है वो अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का संबंध मानव के भौतिक कल्याण, मटेरियल वेलफेयर में वृद्धि के उपायों से है। मार्शल के अनुसार भौतिक कल्याण में वृद्धि साधनों की प्राप्ति के उपयोग में होती है। 3-4 बार पढ़ेंगे आप लोग, इसको समझ जाएंगे।
अब हमारा जो चैप्टर पढ़ता है वो बिल्कुल अर्थशास्त्र की तरफ पढ़ता है। अब तक तो हम लोग परिभाषाएं, रटन विद्या, ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। अब हमें समझने वाली किताब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहली बात आती है कि सूक्ष्म या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक के नाम से जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम जानते हैं। दूसरा व्यापक या समष्टिगत अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। 1933 में हाँ बताइए। पहले के प्रोफेसर रागनर प्रेस द्वारा किया गया। प्रीति, am I audible? Anybody want to say something? आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है? नो सर। नो सर। नहीं, किसी के बीच में आवाज आ प्रीति रही ने है। ऑन कर रखा है। अरे ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं। तो सूक्ष्म या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र, तो माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो, दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र, व्यापक या समष्टिगत अर्थशास्त्र। तो दोनों शब्दों का प्रयोग 1993 में ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रागनर फिश के द्वारा किया गया था। इन दोनों शब्दों के जन्मदाता हैं वो प्रोफेसर रागनर हैं। प्रोफेसर रागनर फिश ने ही दोनों शब्दों को जो है वो लाया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहला चैप्टर, जो समझने वाली बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और बस हम इसी को समझेंगे और ज्यादा नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, महीन, बहुत छोटा सा, सूक्ष्म या व्यष्टिगत। तो सूक्ष्म समझते हैं, सूक्ष्म इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग आदि का अध्ययन करते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण का वह रूप है जो अर्थशास्त्र के केवल एक छोटे से भाग का अध्ययन करता है। तो अब हम यहां थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कहता है कि जैसे एक उपभोक्ता, तो उपभोक्ता कौन होता है? एक व्यक्ति जो किसी चीज का उपभोग करता है। तो एक व्यक्ति बड़ा छोटा आदमी होता है। सूक्ष्म इकोनॉमी उसके ऊपर लागू होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक फर्म, यानी एक फर्म छोटी सी जो चलती है, बिजनेस चलता है। तो ये सब जो है सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण का वह रूप है जो अर्थशास्त्र के केवल एक छोटे से भाग का अध्ययन करता है। प्रोफेसर बेल्डिंग के अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की फर्में, विशिष्ट परिवारों की कीमतों, मजदूरियां, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशेष वस्तु का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो शब्द से ही पता चलता है कि यह एक छोटा शब्द है। तो छोटा शब्द अपने आप को परिभाषित करता है कि भाई हम उसके लिए यूज होंगे। किसके लिए? अरे कुछ फर्म हो गई, कोई विशिष्ट परिवार हो गए, परिवारों की कीमतें हो गई, मजदूरों के लिए, छोटी छोटी आय के लिए, छोटे छोटे व्यक्तिगत, किसी व्यक्तिगत यानी किसी विशेष व्यक्ति के उपयोग में आने वाले उद्योग के लिए, किसी विशिष्ट वस्तु का अध्ययन करने के लिए। तो आप ये सोचेंगे तो सर माइक्रो ये है, तो माइक्रो क्या होता है? तो माइक्रो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो माइक्रो होती हैं। ठीक है ना? तो हम लोग अभी आप माइक्रो, माइक्रो नहीं माइक्रो समझ रहे हैं। माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो जो होता है वो सूक्ष्म होता है और माइक्रो जो होता है वो व्यापक होता है। तो हम लोग सूक्ष्म में तो छोटी छोटी ही चीज का प्रयोग करेंगे। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में साधनों का बंटवारा किस प्रकार किया जाए, यह प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो साधन है उनका बंटवारा किस प्रकार किया जाए। तो अर्थशास्त्र की यह बहुत बड़ी एक मेजर समस्या है, क्योंकि साधनों का जो बंटवारा है वो कीमतों के आधार पर किया जाता है। साधनों का बंटवारा उसकी कीमतों के आधार पर किया जाता है। इसलिए कीमत के सिद्धांत का विश्लेषण सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय बन जाता है। तो प्रोफेसर सुल्ज के अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। उसकी कीमत से वो कहते हैं
कि यदि किसी अर्थशास्त्र को साधनों से ही बांटा जा सकता है, तो साधन तो महंगे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो समस्या ये है कि इनको बांटा कैसे जाए, क्योंकि साधनों का जो बंटवारा है वो कीमतें के आधार पर किया जाता है। तो इसलिए कीमत का सिद्धांत का विश्लेषण सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय बन जाता है। यही कारण है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को अगर हम पैमाइश करेंगे तो इसकी वैल्यूएबल पैमाइश होगी, इसके पैसे से तुलना की जाएगी। और जब छोटा छोटा पैसा लगा रहेगा तो उसे हम अर्थशास्त्र की कीमतों से सिद्धांत का पुकारेंगे कि भाई ये जो है ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक है। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000, 2000, ये क्या होता है? सूक्ष्म इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन यहाँ करोड़ों में, अरबों में बातें आती हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वहां इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। तो कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत मानते हैं, थ्योरी ऑफ द प्राइस एंड प्रोडक्शन। कुछ अर्थशास्त्री इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र, कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत मानते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर जे.के. मेहता ने स्पष्ट किया कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र केवल इस बात का अध्ययन करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं। वो कहते हैं कि भाई कोई प्रोडक्ट है, उसका वस्तु, उसकी कीमत को जिस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, तो वो हम सूक्ष्म इकोनॉमी के अंतर्गत जो है वो देखते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिनको हमको समझना पड़ेगा। तो ब्रांच ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक, तो सबसे पहले होता है कि भाई वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य, तो वस्तु का मूल्य का तात्पर्य भाई कोई वस्तु की क्या कीमत है उसकी। साधन कीमत निर्धारण या वितरण का सिद्धांत, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो साधन है उसका वितरण, उसको बाजार में फैलाना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका जो सिद्धांत है साधन कीमत निर्धारण या वितरण का सिद्धांत। तो देखिए, वस्तु का मूल्य का निर्धारण करना तो बस बड़ा आसान, हम बोल दिए 100 रुपए का है। लेकिन साधन कीमत निर्धारण या वितरण का सिद्धांत, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में तो बड़ा ध्यान देना होगा। ये देखना पड़ेगा कि इस सामान को क्या कीमत है, कितने रुपए में इसको रखा जाए कि बाजार में जो है पहुंचने पे इस कहीं हमको घाटा ना हो जाए। अब 100 रुपए का कोई सामान आप बनाए, 100 रुपए आपकी लागत हुई, सोचे आप 105 रुपए में बेच दे, 5 रुपए का फायदा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना यार। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम यहाँ से माल आजमगढ़ भेजेंगे तो क्या खर्चा आएगा, फिर आजमगढ़ से बनारस जाएगा क्या खर्चा आएगा, वहां जो सेल्स की टीम है। तो फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं। आर्थिक कल्याण का संबंध तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर से होता है। तो वस्तुओं के मूल्य के दो भाग होते हैं। एक तो होता है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, यानी उसका जो उपभोग करने वाला व्यक्ति है, कस्टमर, उसकी जरूरत क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। तो कंज्यूमर कौन होता है? जो वस्तु का उपयोग कर, हम आप जो है वो बिसलरी का ही पानी पीते हैं क्यों? क्योंकि हम मूल्यांकन करते हैं। तो हमारे मूल्यांकन के आधार पर रिसर्च करके कंपनी जो है बिसलरी का पैकेट तैयार करती है। तो हम कौन है? उपभोक्ता हैं। तो हमारी जरूरत के अनुसार, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अनुसार वो प्रोडक्ट तैयार होता है। तो उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत, तो यह भी देखना पड़ता है कि बिसलेरी का बॉटल बना कितने में है, उसका प्रोडक्शन कितने में किया जा रहा है और उसकी कास्ट क्या है। तो साधन कीमत निर्धारण में क्या है? साधन कीमत का तात्पर्य यह होता है कि कोई वस्तु हम बना रहे हैं, तो वस्तु को बनाने में साधन भी तो लगेगा, मजदूरी भी लगेगी, भाड़ा लगेगा, जिस घर में बनाएंगे, गोदाम में बनाएंगे, फैक्ट्री में बनाएंगे, उसका रेंट लगेगा। बैंक से ऋण लेंगे बनाने के लिए तो ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बेचेंगे बाजार में तो कमाई भी होगी, लाभ भी होगा। तो बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं। इकोनॉमिक्स एकदम बिल्कुल मैथ के डिक्टो है। और जरा सा भी, अब आज से अगर आप लोग मैथ में जरा सा भी लापरवाही किए तो गड़बड़ा जाएंगे। तो ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की सूक्ष्म आर्थिक शाखाएं क्या हैं? तो सोचने वाली बात है, बस सोच लीजिए क्या क्या हो सकती हैं। अरे भाई, वस्तुओं का मूल्य हो सकता है, तो वस्तुओं का मूल्य कैसे? अरे जो उसको यूज करने वाला व्यक्ति है उसके आधार पर होगी। फिर वो वस्तु में क्या लागत लग रही है, कैसे उत्पादन उसका हो रहा है, वो भी होगा। अच्छा भैया, तो लागत और ये सारी चीजों को करने के लिए कुछ साधन भी तो इकट्ठा करने पड़ेंगे।
तो साधन क्या, फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। तो अरे भाई फैक्ट्री में जमीन है, घर है, तो रेंट भी तो लगेगा। अच्छा, तो बनाने के लिए मजदूर भी तो लगेंगे। अरे हमारे पास पैसा कम पड़ेगा तो बैंक से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट भी तो लगेगा। अच्छा, हम बेचेंगे तो कमाई भी तो होगी, ब्याज भी तो होगा। और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीसरा पार्ट है। हम इस लोग जब पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। अभी के लिए बस इतना जानिए, ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। ये हो गई हमारी सूक्ष्म एवं व्यक्तिगत माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज के लिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना चाहें तो इसका ले लीजिए। एक चीज अपने ध्यान में रख लीजिएगा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो होती क्या है। तो आज जो है ज्यादा नहीं चलेगी क्लास।